पुलवामा में हुआ क्रूर आतंकवादी हमला यह दिखाता है कि अब बातों का समय निकल चुका है। जो पुलवामा का केस है करके आइंदा इलेक्शन में वो इस्तेमाल करेगा। अगर आप ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान के ऊपर कुछ किसी किस्म का हमला करेंगे, पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। हम सब जानते हैं कि शुरू करना तो जंग इंसान के हाथ में होता है, लेकिन जंग खत्म करना इंसान के हाथ में नहीं होता। अमन की बात करोगे तो अमन से बात होगी, अगर जंग की बात करोगे तो जंग की बात होगी। अगर किसी ने पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा तो वो आंखें निकाल दी जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम। इख्तिलाफ राय में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूँ इकरा हारिस। पुलवामा हमले के बाद भारतीय जबान जो हमारे साथ बोली जा रही है उसका जवाब भी भारत ने सुन लिया है, इसमें कोई शक नहीं। वजीर आजम इमरान खान साहब ने जो भी कहा वो पूरे पाकिस्तानियों के दिल की आवाज थी। उन्होंने कहा कि अगर भारत ये समझता है कि वो हमला करेगा और हम जवाब देने का सोचेंगे तो ऐसा हरगिज नहीं होगा, हम जवाब इसका देंगे। उन्होंने कहा कि इतने अरसे से कश्मीर में फौज तैनात है, क्या अब तक वो इसका कोई हल निकाल सका है? ये कश्मीरी नौजवान अपनी इंतहा को पहुंच चुके हैं और इसका नतीजा अब भारत को भुगतना पड़ेगा। भारत सवाल उठाएगा, भारत के अपने लोग ही भारत पर सवाल उठाने लगे हैं। भारतीय रियासत मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने अपनी ही मरकजी हुकूमत पर सवाल उठा दिए हैं। वो ये कहती हैं कि भारत में जब भी आम इंतखाबात का वक्त आता है तो बीजेपी की मरकजी हुकूमत जो है वो जंग का माहौल बना देती है और बहाना तलाश कर लेती है कि पाकिस्तान पर कार्रवाई कैसे की जाए। उन्होंने दावा किया कि ये सबूत मौजूद हैं कि 8 फरवरी को भारत में किसी मुमकिन दहशतगर्दी की इतला पहले से इंटेलिजेंस इदारों और गवर्नमेंट को दे दी गई थी। उन्होंने कहा कि जब ये इतला पहले से ही मौजूद थी तो क्यों प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं उठाए गए, क्यों इस मुमकिन दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई, क्यों भारत अपनी ही वजीर आला जो कि मगरबी बंगाल की हैं उसका जवाब नहीं दे पा रहा और जिस तरह दावे कर रहा है कि पाकिस्तान के लिए अब वो दरवाजे आलमी दुनिया के बंद कर रहा है और ऐसे इकदाम उठा रहा है कि पाकिस्तान तन्हा रह जाएगा। जरा उस पर भी नजर डाल लेते हैं। आज तंग नजरी की इंतहा हमने राजस्थान में देखी, जहां पर 48 घंटे का वक्त पाकिस्तानियों को दिया गया कि वो भारत छोड़ दें और सितम जरीफी ऐसी कि उन्हें होटल्स में भी जगह नहीं दी जा रही, खुलेआम धमकियां दी जा रही हैं। और तो और भारतीय मीडिया जो है वो लगता है कि बौखलाहट का शिकार कुछ ज्यादा ही हो चुका है, क्योंकि उसे लगता है कि पाकिस्तानी जो है वो टमाटर के बगैर रह नहीं सकते। और इस तरह जो कवरेज की जा रही है वो ये है कि अब हमारे ही टमाटर खाकर पाकिस्तान भारत के खिलाफ जो है वो दहशतगर्द पैदा नहीं कर सकता। इस पे हंसा ना जाए तो क्या किया जाए कि एक तरफ आप दावे करते हैं पाकिस्तान पर हमला करने की और दूसरी जानिब टमाटर की सियासत से आप बाहर नहीं आ रहे। इस पर भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि कितनी सलाहियत है भारत में और पाकिस्तान को इसका मजीद किस तरह जवाब देना चाहिए, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन कुलभूषण केस जिसके खिलाफ पाकिस्तान के पास ठोस शवाहिद मौजूद है वो केस अब आलमी अदालत में है और आज पाकिस्तानी वकला ने जो है इस पर अपने जवाब दिए हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि चूंकि ठोस शवाहिद पाकिस्तान के पास मौजूद हैं, उसका अपना एतराफ़ी बयान पाकिस्तान के पास मौजूद है, दलाइल भी मजबूत हैं, क्या इस केस का फैसला आएगा? क्योंकि 21 फरवरी तक इस केस की समाअत जो है वो जारी रहेगी। मेरी खुद मकबूजा वादी के अंदर एक कश्मीरी सहाफ़ी से बात हुई और नाम जाहिर ना करने की शर्त पर, क्योंकि हालात वहाँ पर इतने ख़राब हैं वो ऑन एयर नहीं आ सकते और हमसे बात नहीं कर सकते। उन्होंने हमें बताया कि कश्मीर में हालात इस वक्त कितने ख़राब हैं। वहाँ पर भारतीय फ़ौज कश्मीरियों को डरा धमका भी रही है, वहाँ पर मस्जिदों में नमाजें पढ़ने से उन्हें रोका जा रहा है क्योंकि वो कहते हैं कि हम गारंटी नहीं ले सकते कि आप पर कभी भी हमला हो सकता है। यहाँ तक कि भारतीय कोर कमांडर जो हैं वो भी धमकियों पर उतर आए हैं और कश्मीरी माओ को ये कहते हैं कि अपने बच्चों को घर के अंदर बंद रखो, पता नहीं उनकी भी जान जा सकती है। कश्मीरी तलबा जो कि कश्मीर के अलावा भारत की मुख्तलिफ रियासतों में तालीम हासिल कर रहे हैं, उन्हें भी हॉस्टल्स और तालीमी इदारों से निकाल दिया गया है। इस तरह के हालात जो हैं वो कश्मीर में भारत पैदा कर रहा है। तो आप खुद सोचें कि कश्मीरियों के दिल में मौत का खौफ अब बाकी नहीं रहा, क्योंकि शायद इन्हीं हालात में शायद वो खुद भी मौत से मुकाबला करने को तैयार हैं। इन तमाम पहलुओं पर हम बात करेंगे। कुछ सियासी मंजरनामे की भी हम बात कर लें। शेख रशीद साहब को अपनी गलती का एहसास हो गया है और लगता है ऐसे ही है कि उनकी जो ट्रेन है वो भी पटरी पर आ गई है, क्योंकि उन्होंने स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से जो है वो माजरत कर ली है और असद कैसर ने भी उन्हें गले से लगा लिया है। इस पर भी हम बात करेंगे। अपने गेस्ट का तारुफ आपके साथ करा दूं। आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं फाइट तज्जिया का जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे।
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सीनियर रहनुमा फिरदौस आशिक अवान साहिबा हमारे साथ मौजूद होंगी। हैदर जमान कुरैशी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद होंगे और सीनियर तज्ज़ियाकार और सहाफ़ी इफ्तिखार अहमद साहब भी आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद होंगे। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे और डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। गुफ्तगू का आगाज करेंगे। सबसे पहले गुलाम मुस्तफा साहब, मैं आपकी जानिब से आऊंगी। सर, पुलवामा हमले के बाद ऐसे लगता है कि भारत जो है वो हवास बाख्ता है या सिर्फ एक प्लान के तहत ये कार्रवाई कर रहा है। अपनी भारत के अंदर से जो सर आवाजें उठ रही हैं, जो मगरबी बंगाल की वजीर आला सवाल उठा रही हैं कि मरकजी इंतखाबात के वक्त बीजेपी इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करती है, उसका कोई जवाब है भारत के पास? देखिए, भारत के पास तो इस सवाल का जवाब भी नहीं है कि पाकिस्तान क्या इतना अहमक है कि ऐसे मौके पर जब पाकिस्तान पूरी दुनिया को अमन की कोशिशों की तरफ लेके आ रहा है। अफगानिस्तान में बातचीत में पाकिस्तान ने बहुत मेजर रोल प्ले किया है तालिबान के साथ, अमेरिका के साथ। पाकिस्तान के अंदर जो है अल्हम्दुलिल्लाह इतनी कुर्बानियों के बाद हम अमन की तरफ जा रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान में यहाँ पे लोग बैठे पागल हैं जो इस किस्म की हरकत करेंगे? एक्चुअली भारत का इशू बहुत बड़ा डिफरेंट है। ये उन्होंने अपने गले में एक तोक सवार कर लिया है हिंदुत्व का, हिंदू एक्सट्रीमिज़म का, और विद इन हिंदुज़म जो दलित्स हैं उनको कोई इंसान वो समझते नहीं हैं, और बाकी मुसलमानों की, जैन्स की, सिखों की, बुद्धों की तो उनकी हाँ को वैल्यू ही नहीं है। और ये वो मुल्क है, अगर मत भूलिए, कि जिन्होंने आइन के तहत गैर हिंदुओं को, माइंड यू, बुद्धों को, सिखों को और जैन्स को हिंदू डिक्लेयर किया हुआ है। अब उनके लिए मसला ये है कि वो इलेक्शन जीतने के लिए जो पिछला इलेक्शन था, मोदी साहब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात की और जीत गए। अब भी चूँकि उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो सिंक करती जा रही है, और उनके जो आइडियालॉग्स हैं उन्होंने ये कहा है कि आप पॉपुलैरिटी को गेन करने के लिए दोबारा कोई नारे दीजिए, कोई जज्बात को उभारिए। तो चाहे वो समझौता एक्सप्रेस हो जिसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा, बाद में भारत ने खुद तफ्तीश की, पता चला कि भारतीयों ने किया हुआ है। बॉम्बे एक्सप्रेस पे पूरी दुनिया पाकिस्तान के पीछे पड़ गई, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता धुन छटी तो पता चला कि वो भी भारत ने खुद किया है। तो पुलवामा भी भारत का, मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि 130 मील पाकिस्तान के लाइन ऑफ कंट्रोल से अंदर तकरीबन 400 किलोग्राम जो मवाद है वो लेके जाना, गाड़ी को रिग करना, और फिर एक ऐसी जगह पे जहाँ पे पाकिस्तान से तकरीबन 1.5 लाख ज़्यादा फ़ौज इस वक्त कश्मीर में मौजूद है। दुनिया का सबसे ज़्यादा बड़ा गैरिजन है ये, इस वक्त जेल बनी हुई है। वहाँ पे ऐसे काम कर देना, वो सिवाय इसके कोई अंदरूनी हो, कोई इनके लोग हों आपस में, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए अब उनके पास, क्योंकि खुद उनके पास इस किस्म का कोई जवाब नहीं है कि जिस शख्स को उन्होंने मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया और जिसका उन्होंने तस्वीर छापी, पता चला कि वो खुद उनकी कैद में था। फिर उन्हें गाजी रशीद का नाम लेना शुरू कर दिया, पता चला वो तो एक टोटली डिफरेंट चीज़ है, वो भी मारे जा चुका है। तो अब भारत को सिवाय इसके कि वो लगातार एक जंगी जुनून में मुब्तला रखे अपनी कौम को और एक हमाकत कर बैठे पाकिस्तान के साथ टकराव की, और उनके पास अब चारा कोई लगता नज़र आ नहीं रहा, जब तक कि उनके अंदर से कोई सैनिटी की आवाज़ें नहीं उठेंगी, अंदर से कोई उनको नहीं रोकेगा, या उनके जो मुरब्बी हैं जो उनको ये शय दे रहे हैं कि पाकिस्तान पे चढ़ दौड़ो, मैं अमेरिका की बात कर रहा हूँ। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि भारत को अब पागलपने से रोकने के लिए खुद अपने भारतीय ही कुछ कर सकते हैं। पाकिस्तान ने बड़ा वाज़ेह कर दिया है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने आज उनको कि हम अमन चाहते हैं, अमन के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं, लेकिन पाकिस्तान की हुर्मत पे नहीं, पाकिस्तान की सलामती पे नहीं, और पाकिस्तान की जो इज्जत नफ्स है हम उस दाव पे नहीं लगा सकते। बाकी हम हर तरह से अमन के लिए तैयार हैं। ठीक है। इफ्तिखार साहब, जो आज वज़ीर आज़म साहब ने मैसेज दिया है, आपको लगता है कि इस मैसेज के अंदर सही जज्बात की तर्जुमानी तमाम पाकिस्तानियों की एक तो की गई है, और दूसरी ये जो ऑफर दी है इमरान खान साहब ने, इसका कोई मुस्बत जवाब आने की उम्मीद आपको सर नजर आती है? आपने जितना जामे और जानदार इब्तदाइया पेश किया है, उसके बाद तो मुझे बहुत कम उम्मीद नज़र आती है कि हिंदुस्तान से कोई पॉजिटिव अप्रोच ली जाएगी। इमरान ने जो कहा वो पाकिस्तान के लोगों की आवाज़ है। हम जंग नहीं लड़ना चाहते, हम अपने इक़्तिसादी मसाइल को तय करके आगे।
इफ्तिखार साहब से राब्ता हमारा मुनक़ता हुआ है, उनकी जानिब एक दफ़ा फिर से जाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या समझती है, इमरान खान साहब ने जो मैसेज दिया है, और कल गुज़िश्ता रोज़ भी हमारी बात हुई, मुतालबा भी यही कर रहे थे कि कोई स्ट्रांग मैसेज आना चाहिए था पीएम की जानिब से। आप समझते हैं इट्स दैट इनफ और समझ जाएगा भारत, और कैसा जवाब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया इकरा। देखिए, जहाँ तक आज प्राइम मिनिस्टर साहब का पॉलिसी स्टेटमेंट आया है पुलवामा इशू पे, हम समझते हैं, हम इसको वेलकम भी करते हैं, और पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान की स्टेट का सवाल है। पाकिस्तान की अपोजिशन ने हमेशा कश्मीर इशू हो या जो भी स्टेट के इश्यूज़ हों उस पर कभी भी सियासत नहीं की, और चेयरमैन बिलावल साहब की तो ये एक स्टेटेड पॉलिसी है कि हमें पॉलिटिक्स इनवर्ड्स करनी चाहिए अंदर, बल्कि अपने मुल्क के जहाँ मफाद हो, नेशनल इंटरेस्ट हो। अब देखिए, ये एक जामे स्टेटमेंट था, और जो उन्होंने फिटिंग रिस्पांस की बात की ऐसे ही होनी चाहिए थी, दो टोक। और जैसे जनरल साहब ने बात की और आपने भी इब्तदाइये में बताया, देखिए इसका बैकग्राउंड है, एक इंडिया की राइटिस्ट इंटरनल पॉलिटिक्स है, और आपको पता है मई में इंतखाबात होने जा रहे हैं, और जो इस वक्त पोल्स हैं वो यही कह रहे हैं कि कांग्रेस और उसके इत्तेहादी जो हैं दे आर लाइकली टू विन। तो मोदी गवर्नमेंट इज़ अंडर लॉट ऑफ प्रेशर, एक बात। दूसरी, एक इंटरनेशनल हमारी जो ऐसी कुव्वतें हैं जो पाकिस्तान को इमर्ज होता नहीं देख सकती या इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं देख सकती इंडिया के अलावा, वो भी एक खेल खिलवाड़ कर रही हैं। और आप देखिए कि हमारे बॉर्डर के दोनों तरफ सडनली ऐसे वाक़यात होते हैं, और एक फ़िज़ा बनाई जाती है कि पाकिस्तान को दोबारा मुरद इल्ज़ाम ठहरा के एक दहशतगर्द मुल्क ठहरा दिया। तो ये माजी की तरह बुरी तरह नाकाम होंगे, और इस बारी तो मेरे ख्याल में नकल के लिए भी अकल चाहिए। इतना भोंडा इल्ज़ाम लगाया है कि उनके अपने एक आर्मी चीफ इंडिया के वो ये कह रहे हैं कि इतना एक्सप्लोसिव आप कैरी नहीं कर सकते। बंदा जो आपका था वो आप का अपना निकला, वहां पे इंडिजिनस है, इतनी फौज मौजूद है, और कौन शख्स या कौन सा मुल्क जो अपने आप को एक राइजिंग कंट्री के तौर पे, एक इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट हब के तौर पे पेश कर रहा हो, और इतनी हाई प्रोफाइल एक विजिट हो, और उससे 2 दिन पहले वो ऐसे किसी काम का सोचे भी करना तो दरकिनार। तो मैं समझता हूँ ये कुलभूषण यादव की कहानी जो ICG में ले गए हैं, वो भी इनको जवाब मिल जाएगा। और माजी में जो गलत इल्ज़ाम लगाए हैं, पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की गई है, ये बुरी तरह भारत नाकाम होगा। और हम यही उम्मीद करते हैं कि एक सेन गवर्नमेंट वहाँ पे आए, और ये राइट विंग और ये जो एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट के लोग हैं, और कभी क्रिकेटर्स की तस्वीरें उतार रहे हैं, कभी कल्चरल एक्सचेंजेस, और आपने टमाटरों की बात की, और MFN, यानी इससे जाहिलाना इक़दाम है कोई कि उन्होंने MFN ख़त्म करके अपने ही एक्सपोर्टर्स का जो है नुकसान किया। पाकिस्तान का तो कोई इसमें इकोनॉमिक लॉस नहीं है, हमने तो 1275 आइटम जो उनके वैसे ही नेगेटिव लिस्ट पे रखे हुए हैं, और हमें कोई भारतीय एशिया की शौक नहीं है, हम ज्यादा उनसे खुद कफील हैं, और हमारे किसान बेहतर टमाटर, आलू और प्याज पैदा करते हैं। छोटी ज़हनियत की समझ नहीं आती, छोटी ज़हनियत है ना, टमाटर दहशतगर्द हम नहीं पैदा कर सकते। डॉक्टर साहिबा, मैडम आप क्या कहेंगी, हम रह सकते हैं भारतीय टमाटरों के बगैर, और इनके खिलाफ दहशतगर्द हम ना पैदा करें? किस तरह का ये मज़ायका खेज इक़दाम उठाए जा रहे हैं, और जो सेन ऑफर दी है इमरान खान साहब ने, आपको लगता है कि इसे वेलकम करना पड़ेगा भारत को, वरना मुंह की खानी पड़ेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इकरा, पहले तो मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। देखें, ये बड़ा इम्पोर्टेंट और सेंसिटिव जो सब्जेक्ट आप लेके चल रही हैं इस वक्त, दोनों मुल्कों के दरमियान जो एक अल्फाज की जंग और एक्शंस जो हिंदुस्तान की तरफ से एक अग्रेसिव बिहेवियर के साथ इंटरनेशनल ऑडियंस को जिस तरह वो एड्रेस कर रहा है, और जिस तरह पुलवामा इशू में पाकिस्तान को उसके ताने बाने जोड़ के और एक मार्केट कर रहा है माइंडसेट दुनिया के सामने कि पाकिस्तान के अंदर से ये इस किस्म की दहशतगर्द की कार्रवाइयाँ प्रमोट हो रही हैं या सपोर्ट हो रही हैं। तो आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जिस दबंग अंदाज से, जिस तरह से 22 करोड़ अवाम का मुकदमा लड़ा है, और ये साबित किया है कि पाकिस्तान के अंदर एक जुरतमंद, बहादुर और निडर लीडर है जो दुनिया की आंखों में आंखें डाल के अपनी कौम के मफाद का तहफ़्फ़ुज़ कर सकता है। तो आज मैं समझती हूँ कि हमें जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, हम एक कौम की हैसियत से इस वक्त पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कश्मीर के इशू पे, और पाकिस्तान की कौमी सलामती के इशू पे, और हमारी जो खुद मुख्तारी का इशू है उसमें हमारी कोई दो राय है ही नहीं। हम सब एक कौम है, और हमें अपने कौमी मफाद के लिए जदोजहद करनी है।
मैं हैदर की बात को सुन रही थी, मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि वो पाकिस्तान के अंदर जो सियासी हमारे पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस हैं वो अपनी जगह है, लेकिन जहाँ पे इंटरनेशनल फोरम पे नेशनल काज को डिफेंड करना है तो फिर वो प्राइम मिनिस्टर की तकरीर को भी अप्रिशिएट कर रहे हैं और कश्मीर काज पे भी हमारा एक मुतफिका मौक़िफ़ है और हमें इसको आगे लेके चलना है। दूसरी बात जो आपने एक्शंस की कि नरेंद्र मोदी ने जो अपना गुस्सा और अपना नज़ला जो कोताहियाँ और गलतियाँ उनका टमाटर और प्याजों पे निकालना शुरू किया, तो ये एक नेचुरल रिएक्शन है। जब आप फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं और आपको अपनी शिकस्त यकीनी नज़र आ रही होती है और पब्लिक पल्स आपके एंटी चल रही होती है, तो फिर आप बुखलाहट का शिकार होते हैं। फिर आप ऐसे फैसले करते हैं, कोशिश करते हैं कि वो एंटी पाकिस्तान जो सेंटिमेंट्स है उसको कैश कराएं और वहाँ पे हिंदुइज्म को प्रमोट करें और एक एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट जो है उसको उसकी राय को अपने हक में हमवार करें। तो ये सारे जो नेगेटिविटी सेल की जा रही है मोदी गवर्नमेंट की तरफ से, ये नेगेटिविटी बिकेगी नहीं, ये मार्केट के अंदर, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी, और इवन कि उनकी अपनी अपोजिशन जिस तरह से उनके उस मौक़िफ़ को मान ही नहीं रही, तो मैं नहीं समझती कि इन हालात में मोदी गवर्नमेंट कोई एडवेंचरिज्म कर सकती है। और उस एडवेंचर का जवाब देने के लिए उस माइंडसेट को आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने पूरी कौम के सामने उस माइंडसेट के अंदर जो शैतानी सोच एग्जिस्ट करती थी उसको भी उन्होंने जवाब दे के ये साबित किया कि हम पुरअमन मुल्क हैं, हम पुरअमन लोग हैं, हम अगर आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं मोस्ट वेलकम, हम डायलॉग के लिए तैयार हैं। हम टेररिज्म के विक्टिम हैं, पाकिस्तान सबसे ज्यादा विक्टिम है उस माइंडसेट का और उस दहशतगर्दी का, हमने कीमत अदा की है और ये एक ग्लोबल फिनोमेना है और ग्लोबल फिनोमेना में आप जब तक डायलॉग नहीं करते का वाकया हुआ चैलेंजेस को ओवरकम नहीं कर सकते। मुझे याद पड़ता है पठानकोट के वाकये भी पाकिस्तान की जाने से कहा गया था कि आप सबूत फराहम करें, पाकिस्तान कार्रवाई करेगा, लेकिन तब भी टाल मटोल से काम और इल्जामात तक बात, और अब भी यही हाल है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि थोड़ी भारत जो है इस पर अब देखिए क्या रिएक्शन आता है। लेकिन जो बात अभी कही है डॉक्टर फिरदौस आशिकवान साहिबा ने कि जो इंतहा पसंदाना जहन है वो सामने आ रहा है और अब से भी इस जमात के साथ चलने का भी मोदी साहब ने ऐलान किया एक ट्वीट के जरिए, तो यहाँ से अंदाजा करें कि किस जहनीत की मालिक है बीजेपी हुकूमत और क्या वो अंदाजे रख रही है पाकिस्तान के हवाले से। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक। इफ्तिखार अहमद साहब ने भी हमें दोबारा से ज्वाइन किया। इफ्तिखार साहब, मैंने आपसे सवाल ये पूछा था कि भारत रिस्पॉन्ड क्या करेगा, लेकिन अब जो खबरें आ रही है उसमें जो बताया ये जा रहा है कि इंडिया की जानिब से रिजेक्ट की गई है तहकीकात की इस ऑफर को, और वो ये कह रहे हैं कि हमने पहले भी सबूत दिए थे पठानकोट के मामले पे भी, लेकिन जो बयान इमरान खान साहब ने दिया उस पर उन्होंने मायूसी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि कोई तहकीकात में हम साथ नहीं देंगे। सर देखिए, अगर वो तहकीकात नहीं चाहते तो फिर क्या चाहते हैं? लेकिन ये बड़ा बुनियादी सवाल है कि डायलॉग में अगर वो यकीन नहीं रखते तो मुझे कोई समझ नहीं आती कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खात्मे के बाद कोरिया की वॉर आप देख लें, वियतनाम की वॉर आप देख लें, अफगानिस्तान में इतनी लंबी वॉर चली है, फाइनली डायलॉग के जरिए मसला तय हो रहा है। और ये जो इशू है ये हमारा पैदा करदा नहीं है और ना ही हम इसमें कोई ऐसी हरकत कर रहे हैं। वहाँ के लोग हैं जिनको गुलामों की तरह ट्रीट किया जा रहा है, औरतों के साथ, बच्चों के साथ, बूढ़ों के साथ। जो कुछ हो रहा है वो दुनिया देख रही है। अभी वो जमाना नहीं रहा कि चीजें छुप जाती हैं, लेकिन अफसोस दुनिया के तमाम वो ममालिक जो इंसानी हकूक की बालादस्ती की बात करते हैं, कश्मीर में होने वाली इंसानी तौहीन के बारे में खामोश आते हैं। ये एक अफसोसनाक रवैया है दुनिया की। मैंने बहुत तंजीमें पढ़ता हूँ, उनकी स्टडी पढ़ता हूँ, रिपोर्ट्स पढ़ता हूँ। कश्मीर में जो हो रहा है इस पर कोई खुसूसी रिपोर्ट बहुत कम पढ़ने को मिलती है। क्या जो हम देख रहे हैं ये कोई ख्वाब है या कोई फिल्म है? नहीं, ये न ख्वाब है, नहीं ये फिल्म है, ये हकीकत है कि वहाँ पे क्या हुआ है। जम्मू में पुलवामा के वाक़े के बाद जिस तरीके से कारें खड़ी करके लाइन में जलाई गई वो भी दुनिया ने देखी है। जिस तरह आपने बहुत जामे अपना दिया
जामे दिया, जामे दिया आपने जी सर इंट्रो, उसमें जो आपने बात की है वो दुरुस्त है कि एक रियासत से ही निकाला जा रहा है लोगों को, कभी आप हमारे इलाके से चले जाए। ये कुछ तरीका है, ये कोई रवैया है? दुकानें लूटी जा रही हैं कश्मीरियों की हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, बाजारों में उनके दुकानों से चीजें उठा के बाहर फेंकी जा रही हैं। कौन ये करवा रहा है? कौन है इसके पीछे? इसके पीछे वहाँ की एक इंतहा पसंद हिंदू तंजीम है, और उस हिंदू तंजीम को जो लोग सियासी सपोर्ट करते हैं वो साथ शामिल हैं। कौन इस खिते में एक ऐसी खेल का आगाज कर रहा है? ये खुद कर रहे हैं। और ये जो हमें रोज धमकी देते हैं ना कि वो हमारी बात मानने को तैयार नहीं है। देखिए, जंग अच्छी चीज नहीं होती और ना कोई जंग चाहता है। इमरान ने ठीक कहा, जंग अगर शुरू होगी ना तो वो फिर इनके हाथ में नहीं रहेगा मामला। ये गलती कर रहे हैं, ये उन जंगों की बात कर रहे हैं जब दोनों मुल्कों के पास एटम नहीं था। अब हमारे पास एटम है, और कहना नहीं चाहिए, बहुत ही गलत बात लगती है एक महजब माशरे में रहते हुए ये बात कहने की कि वो इस्तेमाल भी हो सकता है। बिल्कुल सर, और नहीं कहनी चाहिए। मेरा ख्याल है इस बात का तदारुक होगा भी, इस्तेमाल हो सकता है और उसका जो नुकसान हमें होगा हमें पता है। बिल्कुल, लेकिन ये नहीं है कि हम अपनी जो एक नेशनल प्राइड होती है जी, बिल्कुल, हम उसका सौदा कर रहे हैं, ये नहीं होगा। ठीक है, नॉट गोइंग टू हैपन एट ऑल। ठीक है सर, मुझे पुलवामा में जो हुआ, एक ट्रक कहाँ से आ गया पूरा बारूद का? बिल्कुल यही सवाल है। बिल्कुल ये सवाल भी गुलाम मुस्तफ़ा साहब ने भी उठाया। गुलाम मुस्तफ़ा साहब, एक तो मामला ये कि पेशकश को मुस्तरद कर देना और उसके बाद हरदर्मी का मुजाहरा, कुलभूषण का मामला, इसके सबूत सारी दुनिया के सामने भी है, एतराफ़ी बयान भी है। सर, आप 21 फरवरी तक उसकी हेयरिंग जो है वो होगी, दलाइल तो मजबूत दिए हैं, इस केस को आप देख कैसे रहे हैं? क्या हो सकता है अब इस पे? देखिए, इस केस का तो बड़ा सीधा साधा सा मामला है। भारत ने पूरी कोशिश कर रहे हैं काउंसलर एक्सेस की, इससे ज़्यादा वो कोशिश कर भी नहीं सकते, क्योंकि जो कुछ भी भारत ने अभी तक कहा है, आज मैं सुन रहा था हमारे जो वकील हैं, बड़े काबिल वकील लगते हैं, उन्होंने बहुत मेहनत से जो जवाब दिए हैं उसको इंटरनेशनल कोर्ट में, तो भारत के पास तो जवाब कोई नहीं है। ये वाज़े है, रोज़े रोशन की तरह यहाँ है कि ये आम जासूस भी नहीं है। अगर जासूस हो उसके बारे में और तरीके से डील कर सकते हैं। ये वो जासूस है जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए लोगों को मुनज़्ज़म कर रहा था, जिसने पाकिस्तानियों का पाकिस्तान की सॉइल पे आके खून बहाया हुआ है। इसके सबूत है, उसने तराफी बयान दिए हुए हैं, और पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई जिससे लोग कह सकें कि पाकिस्तान ने ज्यादती की है। और पाकिस्तान ने तो उनसे जो बात पूछी है कि बताइए है कौन ये, पहले ये तो आप बताइए ना मैं क्या है, और ये इस पासपोर्ट पे सफ़र क्यों कर रहा था, और ये ईरान की तरफ से क्यों आया था ये। तो पाकिस्तान के जो आर्गूमेंट है वो बहुत सॉलिड है, और बहुत अच्छे तरीके से हमारे पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इसको डील कर रहे हैं इससे। और अच्छी बात यह है कि दुनिया को इससे ये पता चलेगा, और ये जो पुलवामा का ड्रामा है वो इससे एक हिस्से से ये भी बेनकाब होगा कि वो मुल्क जो इतना बड़ा सीनियर ऑफिसर पाकिस्तान में प्लेस किया हुआ है पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने के लिए, वो अगर पाकिस्तान को इल्ज़ाम देता है तो उसकी वजूहत क्या है। तो ये जो केस है कुलभूषण का, ये इंशाल्लाह पाकिस्तान के हक में फैसला होगा, लेकिन इसको क्या होता क्या है, सज़ा कैसे होती है। पाकिस्तान ने तो मैं समझता हूँ कि कम से कम मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ था, केस पाकिस्तान को नहीं लेना चाहिए था, पाकिस्तान को इनकार कर देना चाहिए था। अमेरिका के ख़िलाफ़ ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जिस दिन फैसला दिया, अगले दिन उस बंदे को उन्होंने फांसी लगा दी। ये तो बंदा बाकायदा ही पाकिस्तान के डेथ रो पर है यहाँ पर। ये पाकिस्तान ने तो ये बहुत बड़ी रियायत दी है कि पाकिस्तान ने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, क्योंकि हमारा केस बहुत क्लियर है, स्ट्रॉन्ग है, तो हम दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि एक अमन पसंद मुल्क, अपने मुल्क के अंदर जिस किस्म की चीज़ें हो रही हैं, पाकिस्तान सब कुछ कर सकता था, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान ने दुनिया की ख्वाहिशों को मद्देनजर रखते हुए एक महज़ब मुल्क की तरह ये साफ केस पेश किया है। बिल्कुल, और अब भी सर मौका दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि एक तरह से पाकिस्तान को इंडिकेट करेगा इस चीज़, और अब भी मौका दे रहे हैं कि आप हमसे बात करें तो हम भी हमसे बात करेंगे, वरना रास्ते तो और भी हैं। हैदर ज़मान कुरैशी साहब, ख़ावर कुरैशी साहब ने जो आज दलाइल दिए हैं, सर आप देखिए, पाकिस्तान ने आज की बात नहीं है,
जी मुझे मौका दीजिएगा गुलाम मुस्तफ़ा साहब। हैदर जमान साहब से मैं सवाल ये पूछ रही हूँ। आज नहीं, पाकिस्तान ने हमेशा ही, ठीक है लेफ्टिनेंट साहब, दलाइल से पाकिस्तान ने हमेशा ही बातचीत के जरिए मसाइल के हल की बात बिल्कुल की है। गुलाम मुस्तफ़ा साहब, आज तक नहीं हुआ कि भारत ने कोई ऐसी बात की हो और पाकिस्तान ने इनकार किया हो। ठीक है गुलाम मुस्तफ़ा साहब, मुझे मौका दीजिएगा। हैदर जमान साहब से मैं पूछना चाहूंगी, आज खावर कुरैशी साहब ने जो दलाइल दिए हैं सर, आपकी नज़र में कानूनी नुक्ता नज़र से कितने मजबूत वो दलाइल है? और उन्होंने कहा कि अब जवाब इन दलाइल का भारत ने देना है, पाकिस्तान ने नहीं देना। कितना मजबूत केस आप देख रहे हैं? देखिए, खावर कुरैशी साहब जो हैं वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वींस काउंसिल हैं और उन्होंने बहुत सारे केसेस आर्बिट्रेशंस जीती हैं और जो उनकी आज तैयारी थी और जो जामे उन्होंने दलाइल दिए बहुत बेहतरीन दलाइल थे और कानूनी तौर पर भारत के पास कोई बज़ाहिर जवाब नहीं होगा। अब जब हारिस सलावे जो उनके वकील हैं जब अपना जवाब देंगे तो उन सवालात का उन्होंने कोई रिटन जो उन्होंने पिटिशन डाली और भारत ख़ुद ये लेकर गया। और मैं जनरल साहब की बात से मुत्तफ़िक हूँ कि ये केस पाकिस्तान में चलकर इसको एग्जीक्यूट होना चाहिए था, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये दुरुस्त फैसला है पाकिस्तान का कि इस इशू इंटरनेशनलाइज कर दिया। और आज जब पुलवाना हो रहा है उसकी हाइंडसाइट में अगर आप ये देखिए तो ये साबित होगा कि स्टेट स्पॉन्सर्ड ना सिर्फ एस्पियोनेज हुई है बल्कि क्रॉस बॉर्डर इंट्रूजन हुई है। और जो वो कह रहे हैं कि ईरान में अगवा हुआ, तो भाई उन्होंने सवाल ये किया ना कि आपने वहां कोई अगवा की रिपोर्ट दी, क्या फॉरेन मिनिस्ट्री ने इरानियन फॉरेन मिनिस्ट्री को कहा कि हमारा बंदा वहां से अबडक्ट हुआ है? फिर उसका पासपोर्ट होना, पासपोर्ट के अंदर नाम मुख्तलिफ होना, उसके बाद ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन के तहत उसका कन्विक्ट होना, तो ये जो वो एक्सेस मांग रहे हैं ये उनको किसी सूरत नहीं मिल सकती। और जो फैक्ट्स इकरा उसमें उन्होंने बताए हैं उन सवालात के जवाबात भारत के पास नहीं हैं और आज वो पछता रहे होंगे कि हम क्यों इंटरनेशनलाइज कर चुके हैं इस इशू को। और उनका जो भयानक चेहरा है भारत का कि किस तरीके से वो अपने हमसाया ममालिक को अपने फौजी अफसरान के जरिए, हमें तो नॉन स्टेट एक्टर्स का कहा जाता था और इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया गया, यहां स्टेट स्पॉन्सर्ड यानी हाजिर सर्विस फौज के अफसरान एस्पियोनाज के अलावा टेररिज्म में पाए गए हैं। तो ये बड़ा एक अच्छा ओमन होगा हमारे लिए। बरतानवी इदारे ने भी ये बताया कि जो पासपोर्ट इशू किया गया था भारत को, वो दोनों पासपोर्ट जो थे वो भारत ने उन्होंने तस्दीक की है कि वो जारी किए थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे और चलेंगे डॉक्टर फिरदौस साहबा की जानिब और उनसे जानेंगे एक छोटी सी सियासी हलचल एक हुई है आज, उस हवाले से बात करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब से कि जो वो बयानात उन्होंने दिए वो नहीं देने चाहिए थे। मैडम ये मामला सिर्फ माजरत तक का ही है या जो बातें वो कर रहे थे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में शामिल होने की उससे भी पीछे हट गए हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और शेख रशीद साहब अलाइज हैं और दोनों जमातों का एक अपना अपना ऑब्जेक्टिव और पॉलिटिकल एजेंडा तो है ही, लेकिन वो एक हमारे दरीना और इमरान खान साहब के बहुत वेलविशर और पीटीआई के एक दरीना साथी हैं। फैमिलीज़ के अंदर भी गिले शिकवे होते रहते हैं और मैं समझती हूँ कि आज उन्होंने एक जेस्चर दिखाया और स्पीकर कौमी असम्बली को एक जो एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स में कई ये तासर जा रहा था कि शायद कोई कम्युनिकेशन गैप है, उसको उन्होंने एड्रेस किया और उसको पॉजिटिव जेस्चर के तौर पे लेना चाहिए। और मुल्क के मौजूदा सूरत हाल में जहाँ सियासी तौर पे हमारे मुखालफीन हमारे खिलाफ आस्तीने चढ़ा के खड़े हैं, वहाँ पार्टी के अंदर और अलाइज के अंदर एक गुडविल रिलेशनशिप जो है उसको प्रमोट होना चाहिए और इस किस्म की जो गलतफहमी है उनका खात्मा होना चाहिए। नहीं फिरदौस आशिक साहब, यहाँ तो आस्तीन शेख साहब ने खुद चढ़ाई हुई थी ना असद कैसर के खिलाफ। वो कहते हैं उनका कोई आईनी अख्तियार नहीं है, वो शामिल हो चुके हैं, वो किस तरह उनकी दरख्वास्त को रद्द कर सकते हैं। और फिर एक और बहस भी जो सोशल मीडिया पर आजकल बहुत चल रही है, मैं चाहूँगी आप उस पर भी ज़रा रोशनी डाल दें कि जब ज़हराना दिया जा रहा था सऊदी वली अहद को तो वज़ीर आज़म ने कहा आरिफ अलवी साहब को कि आप खड़े हो जाएं। उन्होंने ना सिर्फ इस पर सर तस्लीम खम किया बल्कि शुक्रिया भी अदा किया। अब सोशल मीडिया पे लोग बहस ये कर रहे हैं कि क्या पाकिस्तान में वज़ीर आज़म का ओहदा ज़्यादा बड़ा है? देखिए, कुछ प्रोटोकॉल नाम्स होते हैं, कुछ क्रेडेंशियल्स होते हैं और कुछ आपके मेहमान नवाजी के असूल और ज़ाब्ते होते हैं। उसमें ये नेगेटिविटी जो सेल हो रही है, मैं नहीं समझती कि इसको इस अंदाज में लेना चाहिए। ये एक गुडविल जेस्चर था कि एक मेज़बान जो
थे वो सदर पाकिस्तान थे, और मेज़बान जो है हमारे यहाँ वो मेहमान नवाजी में अपने घर पे जब किसी को बुलाता है तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक जेस्चर शो कर, तो उसका कतन ये मतलब नहीं है कि वो उस सौदे को टारगेट करना या मिलान करना। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और आरिफ अलवी साहब जो हैं ज़ाहिर है सदर पाकिस्तान भी हैं, पीटीआई के एक बहुत ही इफेक्टिव कॉम्पिटेंट और वाइब्रेंट मेंबर और लीडर है। बात बतौर चेयरमैन कही थी और बतौर वज़ीर आज़म हुए, क्योंकि एक फैमिली जेस्चर में सारे बैठे थे, तो वहाँ कहीं कोई ऐसी गुफ्तगू हुई है तो उसका मतलब ये नहीं है कि सदर के ओहदे को मिलान किया जा रहा है या खुदा न खास्ता कोई सुपरमेसी ऑफ पावर में प्राइम मिनिस्टर उनको मिलान करके लीड लेना चाह रहे हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। जो मौजूदा इश्यूज में जो आपके रीजनल डोमेस्टिक और पॉलिटिकल चैलेंजेस है उनके सामने ये सोशल इशू का जो इस वक्त आप जिक्र कर रही हैं इसकी कोई ख़ास अहमियत नहीं है, और मैं समझती हूँ कि हमें उन सीरियस इश्यूज़ पर जाना चाहिए जो इस वक्त कौम ये चाहती है कि हम बैठ के डिबेट करें, उन पर बात हो और उसका कोई रिजल्ट मिले और अल्टीमेटली उनको एक होप मिले। वो इंडिया से रिलेटेड हो, वो आपके अदालतों से रिलेटेड हो, या ओवरऑल जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं उनसे मुतल्लिक। बिल्कुल ठीक है। इफ्तिखार साहब, मैं जानना ये चाहूंगी, शेख रशीद साहब ने स्पीकर कौमी असम्बली से माजरत कर ली है, क्या समझा जाए? वो जो इतना बड़ा गुब्बारा तैयार किया गया था उन्हें शामिल नहीं किया गया, जिसके बाद बयानात का सिलसिला स्पीकर असम्बली को टारगेट किया, वो सब आज माजरत करके खत्म हो गया, इसकी जरूरत ही क्या थी? पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हैं उनको पार्लियामानी रवायात का एहतराम करना चाहिए, और जो जिसकी हैसियत है उस हैसियत को तस्लीम करके ही पार्लियामेंट आगे जा सकती है। ये पार्लियामेंट इसलिए बनती है कि यहाँ पे कानून साजी हो, लोगों के मसाइल को हल करने के लिए जो तजावीज़ हैं उसको इकट्ठा किया जाए और फिर देखा जाए कि लोगों के मसाइल कैसे हल हो सकते हैं। अगर इनके दिल साफ़ हो गए हैं तो बड़ी अच्छी बात है, और यही एक तरीका है। और दूसरा सवाल जो आपने किया सदर को खड़ा करने का, उसमें लोगों ने तो ये भी नोट किया कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने तकरीर से पहले ही अपना खाना जो शुरू कर दिया था। तो ये छोटी चीज़ें हैं, मैं समझता हूँ इन पर हमें इतना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। असूली बात यह है कि हम चाहते क्या हैं, एक अच्छा दौरा, एक अच्छा हमें उसका रिस्पांस मिला, उसमें हमें इक़्तिसादी तौर पे हौसला दिया गया है एक मुल्क की तरफ से कि वो हमारी मदद करेगा, तो वो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं। और हमारी अपोजिशन और ख़ास तौर पे जो सोशल मीडिया पे बैठे लोग अमेरिका, बरतानिया, कनाडा में जो बैठे हुए पाकिस्तानी पढ़े लिखे हैं उनको बड़ी उलझन होती है पाकिस्तान में कोई चीज़ हो रही हो। वो कभी इस मुल्क में आके इस मुल्क की जो मुश्किलात हैं उनको फेस करें, तो फिर उनको एहसास हो कि यहाँ पे है क्या। दूर बैठ के और यूरोप में बैठ के इस किस्म की ट्वीटें करना और इस किस्म के सोशल मीडिया पे अपने ख्यालात का इजहार करना बड़ा आसान है, और वहाँ पे बैठ के मशवरे देना बड़ा ही आसान काम है। इससे ज़्यादा आसान काम कोई नहीं हो सकता। उन्होंने ज़िंदगी में कभी वोट तक नहीं डाला, वो कभी पोलिंग स्टेशनों पे जाके लाइन में खड़े भी नहीं होते, और मशवरे हमें वो इतनी देते हैं और तनकीद हमारे पे वो इतनी करते हैं, पूरी हर चीज़ में वो तनकीद करते रहते हैं। काश वो लोग पॉजिटिवली सोचें कि हमारा मुल्क किन मुश्किलात में से गुजर रहा है, हमारे मसाइल क्या हैं, उनका हल क्या है। वो सदर साहब खड़े नहीं हुए, सदर साहब बैठे रहे। वो प्राइम मिनिस्टर ने दरवाज़ा क्यों खोला, प्राइम मिनिस्टर ने गाड़ी क्यों चलाई, प्राइम मिनिस्टर ने ड्राइविंग क्यों की, प्राइम मिनिस्टर ने खाना पहले क्यों शुरू कर दिया, प्राइम मिनिस्टर तेज़ नहीं चल रहा, प्राइम मिनिस्टर ने जूते क्यों पेश कर दिए। यार ये कुछ चीज़ें हैं क्या? तुम जान बैठे हुए उतना टैक्स तुम्हारा ख़ानदान वाले यहाँ पे देते हैं? हाँ। तुम्हारे पास मनी का कोई साबित कर सकते हो कि तुम्हारे ख़ानदानों के पास पैसा कहाँ से आया, और तुम लोग पाकिस्तान से बाहर कैसे गए? ये वो चीज़ें जो डिबेटेबल हैं, ये बातें डिबेटेबल नहीं जिनमें बहस हो रही है। और मेरा मशवरा शेख रशीद को भी यही है कि शेख साहब आपके शोर मचाने से और आपका नारे लगाने से कुछ नहीं होगा, और तमाम लोगों के लिए खुदा के लिए पाकिस्तान के अंदर कानून साजी करो। हमारे कवानीन में सुकम है, नैब के कानून में सुकम है, हमारे इलेक्शन लॉज में सुकम है, हमारे अपना जो ये हमारा लॉ ऑफ एविडेंस है,
इसमें सुकम है, बिल्कुल। इसको खत्म करो, इसको बेहतर बनाओ। क्योंकि पार्लियामेंट में काम ही कानून साजी का, लेकिन ऐसी बयानबाजी अगर हैदर साहब होती रहेगी, शेख साहब ने अब माजरत कर ली, उम्मीद करें कि अब ये मामला स्मूथ चलेगा। देखिए इकरा, शेख रशीद साहब का प्रॉब्लम ये है कि वो पीटीआई की जो तब्दीली ट्रेन है ना, वो हैं उसके गार्ड, लेकिन वो बनने चाहते हैं उसके ड्राइवर, और वो चाहते हैं कि जो वो कहें। और फिरदौस साहिबा ने बिल्कुल दुरुस्त कहा, और शेख रशीद साहब की पहली दफ़ा नहीं है खान साहब को और उनकी 24 न्यूज़, बाखबर 24 घंटे।